जम्मू वाले रीजन में डिवीज़न में जो हो रहा है, पिछले 1 महीने से शायद 8-9 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि एक्चुअली में कर क्या रहे हैं हम, कि इतने सारे हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं पिछले 1 महीने में, शायद 30-35 लोग। हो क्या रहा है जम्मू में? देखिए, जम्मू डिवीज़न में बहुत हाईली ट्रेंड, मोटिवेटेड टेररिस्ट के ग्रुप्स आ रहे हैं और उनमें पाकिस्तानी की जो कमांडोज़ हैं आर्मी वाले, एसएसजी के, या तो वो रिटायर्ड एसएसजी वाले हैं या वो सर्विंग है कुछ, या इन टेररिस्ट ने उनसे ट्रेनिंग ली है। और कुछ टेररिस्ट जो जम्मू में आज ऑपरेट कर रहे हैं वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ, यूएस फोर्सेस के साथ लड़े थे। ये कंफर्म है? ये कंफर्म्ड है, क्योंकि जब तालिबान ने यूएस फोर्सेस विड्रॉ कर गई तो जो आईएसआई के जो एसेट्स जिसे कहते हैं, जिन्होंने उन्होंने अफ़गानिस्तान में डिप्लॉय किए थे, उन एसेट्स को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू कश्मीर। और उसका एक और इनडायरेक्ट सबूत ये है, डायरेक्ट सबूत, कि जो वेपन्स यूज़ कर रहे हैं टेररिस्ट जम्मू में, जैसे M4 कार्बाइन्स विद नाइट फिटेड नाइट थर्मल इमेजेस एंड टेलीस्कोप्स, वो अफ़गानिस्तान से हैं। एक और इन्होंने अफ़गानिस्तान में जो टेक्निक यूज़ करती थी तालिबान, कि अपनी नाइट विजन डिवाइस जो M4 कार्बाइन पर फिट करते हैं, उस पर बैटरी पैक जो है वो अटैच हो जाता है। अच्छा। टेप कर देते हैं, उससे नाइट विजन जो आपकी डिवाइस राइफल पर लगी है वो ज़्यादा देर चलती है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि ये अफ़गानिस्तान से जो सम एलिमेंट ऑफ द अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन, जो पाकिस्तानी हैं एक्चुअली, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ लड़े थे अंडर द जैश और जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ थे। तो अब वो कश्मीर में आ गए। सो दे आर बैटल हार्डन्ड, दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन टैक्टिकल एक्शंस। सो दैट इज़ पार्ट 1, कि आप जो फेस कर रहे हैं वो हाईली ट्रेंड गुरिल्लाज हैं, मोटिवेटेड हैं, इनको पता है हमने जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, कहाँ छुपना है, कैसे अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है पूरे जंगल के ऊपर, किसको लुकआउट रखना है कि आर्मी आते ही सारे इनको पता चल जाए, लुकआउट इनको इन्फॉर्म कर देगा। ये सारी गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स होती हैं, क्योंकि गुरिल्लाज घट नंबर में होती हैं और जो उनकी अपोजिंग फौज होती है वो बहुत हैवी नंबर में होती है। तो अब ये सिचुएशन आ गई है, और ये सिचुएशन आज की नहीं, ये अक्टूबर 21 से जम्मू डिवीज़न में आ रही है कि हमारे 4 या 5 जवान शहीद हो रहे हैं एम्बुशेस में, और उस साइड पर इनकी कैजुअल्टी नहीं हो रही। मैंने इसको एनालाइज किया है, अक्टूबर 21 से मैंने 11 ऐसे एम्बुशेस को एनालाइज किया है, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर के 2 इलाकों में हुआ, वो भी पीर पंजाल्स के, और उसमें टेररिस्ट सिर्फ 5 मरे हैं। और हमारे जो आर्मी जवान्स और ऑफिसर्स मरे, 6 अफसर मरे, और रेस्ट जवान्स, ये इन 11 इंसिडेंट्स में अबाउट 45-46 हैं। तो ये देखिए ना कि पुलवामा में 40 एक साथ जब शहीद हुए थे तो हमारा रिटेलिएशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो इनका ये स्ट्रेटेजिक, मतलब ये दिख रहा है कि ये 5-5 के ग्रुप में, 4-5 के ग्रुप में ऐसे टारगेट कर रहे हैं ताकि वो गुस्सा जो है वो भी ना हो और भारत एक्शन भी ना ले पाए। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो राजौरी पुंछ में था, अब ये जम्मू के इंटीरियर्स में आ गए हैं। यस। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी? So, ये अरिहंत आपकी बिल्कुल बात, ये यू आर ऑन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। सो स्ट्रेटेजिक लेवल पर जो टेररिज्म, जो प्लानर्स हैं, हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, एट द स्ट्रेटेजिक लेवल वो इंडिया को कोई बहाना नहीं देना चाहते टू रिटेलिएट अक्रॉस द LC, लाइक एयरफोर्स स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक, क्योंकि लोगों में गुस्सा है। और ये जो गवर्नमेंट है आज दिल्ली में, वो अपने आप को मानती है कि हम नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत माहिर हैं, वी हैव अ 56 इन चेस्ट, तो इनका ये कहना है। तो ये 5-5 मारते हैं, फिर 1 महीने के बाद फिर 5 मारते हैं। नॉर्मली इनका ट्रेंड ये है, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है इनकी, नहीं तो नॉर्मली एक महीने में एक बार ही करते थे और फिर ठंडा होने देते तो फिर अटैक करते थे। एक तो इनका ये ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड, जैसे आपने कहा, 5 से ज़्यादा नहीं मारते, और इससे ये भी एडवांटेज इनको ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक बहाना मिल जाता है नॉट टू रिटेलिएट। ये भी अपनी स्टेटमेंट इशू कर के चुप बैठ जाते हैं। और हम आएंगे इसका रीज़न बड़ा क्या है, क्यों गवर्नमेंट आज इनको रिटेलिएट नहीं कर रही क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस LOC। और तीसरा जो है पॉइंट है कि ये
जम्मू डिवीजन में ये एक यूनिट को अटैक करते हैं, फिर उसके ऊपर उस पर अटैक नहीं करते, अच्छा, फिर दूसरे यूनिट पर जाते हैं। तो एक यूनिट को ज़्यादा हमले करेंगे तो वो बहुत हरकत में आ जाएगी, तो एक को अटैक करते हैं और उस एरिया को छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं। तो दूसरी यूनिट को पता नहीं, वो थोड़ी ठंडी पड़ी होती है, कंप्लेसेंट होती है, उसको मारते हैं 5-4 लड़के, फिर उसको छोड़ के दूसरे में। और मैं इसको आपको इसके फैक्ट्स दूंगा। तो अभी तक जम्मू डिवीज़न और कश्मीर के तो जो इंसिडेंट्स, मैंने 11 एम्बुशेस की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने शुरू किया अक्टूबर 21 में 16 RR पर इन्होंने 2 हमले किए शुरू में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2021। उसके बाद इन्होंने वो अटैक किया 11 राजरिफ को, राजपुताना राइफल्स को, दरघाल रजौरी में फिदाइन अटैक था, उसमें हमारे 5 लड़के मरे, इनके 2 मरे क्योंकि फिदाइन थे, मरना ही था। उसके बाद ये आए अप्रैल 2023 में 49 RR। उसके बाद मई 23 में 9 पैरा। उसके बाद सितंबर आई थिंक, जो अगस्त 34 RR। उसके बाद सितंबर 2023 19 RR। उसके बाद नवंबर 23 63 RR। उसके बाद दिसंबर 23 48 RR। उसके बाद इन्होंने मई इस साल में 24 में एयरफोर्स कॉन्वॉय, राइट। उसके बाद इन्होंने मई के बाद इन्होंने अटैक किया है, आई थिंक उसके बाद इन्होंने कथुआ पर किया 22 गढ़वाल राइफल्स। तो IF कॉन्वॉय को मई 24 में, उसके बाद कथुआ में 22 गढ़वाल राइफल्स को, उसके बाद अब 10 RR को, जो कैप्टन और 3 लड़के हमारे शहीद हुए हैं, राइट। तो आप देखिए सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। फिर उससे बीच में 4 RR को भी डोडा में अटैक किया था, एक अटैक किया था उन्होंने, रात को अटैक किया था। फिर उसके बाद, और देखो हमें इनको स्टडी बड़ा केयरफुली करेंगे तो हम इनके ट्रेंड्स और एनालिसिस करके पता कर लेंगे कि ये इनका क्या गेम प्लान है। अब पिछले साल दिसंबर में जब 48 RR पर इन्होंने डेरा की गली एम्बुश करी थी पूंछ में, हमारे 4 लड़के मारे इन्होंने और 2 के सर काट के ले गए। आज तक वो सर नहीं मिले हमें। नायक उनका, आई डोंट वांट टू नेम देम, 2 नायक थे। उन्होंने तब दिसंबर में स्टेटमेंट इशू करी थी, पैफ ने, जो अपने आप को पैफ कहती है, ये फ्रंट जैश ए मोहम्मद का। उन्होंने स्टेटमेंट इशू करी कि हमारा नेक्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशंस चिनाब वैली में होगा। अब वही हो रहा है कि ये अब ग्रेजुअली रजौरी, पूंछ जो बहुत हॉट एरियाज हैं, उनसे शिफ्ट करके ये दूसरे एरियाज में जा रहे हैं जहां हमारे ट्रुप्स अलर्ट में ना हो, जहाँ इतना क्योंकि उन पर अटैक नहीं हुए। तो अब ये उधमपुर में पहुंच रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, रियासी में कर रहे हैं, डोडा में, कथुआ में, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ कर रहे हैं। तो ये देखते हैं जहाँ इन पर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होने लग जाता है और ये एंटिसिपेट कर लेते हैं कि अब रजौरी पूंछ में हमने बहुत अटैक कर लिए हैं, 2021 में करे, 2022 में करे, 2023 में करे, तो अब ये वहाँ से हट रहे हैं क्योंकि अब वहाँ बहुत ज़्यादा अलर्टनेस आ गई है, फौज भी ज़्यादा आ गई है वहाँ। दे आर बेटर एट काउंटर एम्बुश ड्रिल्स, बेटर रोड क्लियरेंस, ओपनिंग पार्टीज, फ्लैंक रोड के फ्लैंक गार्ड करने, अलर्टनेस ज़्यादा है, ड्रिल्स बेटर हैं। तो वो वहाँ से छोड़ के अब दूसरे एरिया में आ रहे हैं। अब जैसे 22 गढ़वाल राइफल्स को इन्होंने जुलाई 8 को अटैक किया, वो तो बिल्कुल ही जम्मू जोन के ऑलमोस्ट बाहर है। एक तो इट डज नॉट कम अंडर 16 कोर, जो नगरोटा वाला है, जो सारी जम्मू, मोस्टली जम्मू को हैंडल करता है। अभी तक सारे अटैक 16 कोर में हुए हैं या 15 कोर में, ये 9 कोर के जोन में आ गए। 22 गढ़वाल राइफल्स वाज ऑपरेटिंग अंडर 9 कोर, जो कथुआ, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर के इस साइड लगता है। और 9 कोर जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में है ही नहीं, दे आर नॉट इन द CI ऑप्स ग्रिड। तो इनको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि क्या यूनिट कहाँ है, क्या इनकी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, क्या इनके ऑपरेशनल मैंडेट है, टास्किंग है, तो ये वहाँ जाके अटैक कर रहे हैं। सर, हम क्या टैक्टिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं इसमें? टैक्टिकल मिस्टेक सबसे बड़ी तो खड़ी होती है कि हमारी ग्राउंड कनेक्ट नहीं है। सो आवर टैक्टिक्स आर बाउंड टू बी लेस बेटर दैन दी टेररिस्ट टैक्टिक, क्योंकि हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं है। हमारे को ह्यूमन इंटेलिजेंस फ्लोज नहीं आ रहे। उनको कैसे आ रहे हैं सर? उनको आ रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क डीपर है, उन्होंने अपनी खर्चा किया उस पर। आप कह रहे हैं कि खर्चा कर रहे हैं। जम्मू डिवीजन में भी उनका नेटवर्क ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। दैट इज वाई वो एम्बुश कर रहे हैं,
वो हमें मार रहे हैं और वो हर टाइम एस्केप कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? हम इतने वीक कैसे हुए इसमें? वीक कैसे हो, इसका बड़े कॉम्प्लेक्स रीजन है। काफ़ी देर से जम्मू में शांत पड़े हुए थे, तो वो कहते हैं ना, यू टेक द आई ऑफ द बॉल। डिप्लॉयमेंट्स भी हमने घट कर दी कि अब तो शांति आ गई है, पीस हैज़ रिटर्न। तो जब आप सोचते हो पीस रिटर्न, तो आप लोगों से संपर्क करना घट कर देते हो। आपको ज़रूरत क्या लोगों की? फिर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई। हमारे पास तो जी आज लेटेस्ट इजरायली इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम इंटरसेप्ट कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हम बड़े हो गए। फिर हमारे पास ड्रोन्स आ गए। फिर हमने कहा जी LOC पर हमारे बहुत बटालियन लगा दिए हैं, वहाँ से तो घुस ही नहीं सकता, घुसपैठी आ ही नहीं सकता। हम तो हो गए ठंडे, कंप्लेसेंट जिसे कहते हैं, सो गए। टेररिस्ट जो थे वो देख रहे थे, वो पेनिट्रेशन अपने पुराने नेटवर्क्स को सारों को रिवाइव कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप। क्योंकि हम बहुत से लोग जो हमारी साइड ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर गए हैं, वो क्रॉस करके बैठे हुए हैं LOC के POK में। उनके सारी रिश्तेदारी है, दोस्त हैं, सब हैं, तो वो सारे इस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। और अरिहान, सबसे बड़ी बात जो आज हम बात नहीं कर रहे, और ये बात बड़ी गहरी है क्योंकि इसकी जो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हुआ इससे, इज़ नार्को टेररिज्म। सारा मनी जो आ रहा है वो नार्को ट्रेड के थ्रू आ रहा है। जो ड्रग्स से ड्रोन्स आ रहे हैं या लोग लेके आ रहे हैं, वही लोग जो हैं वो टेररिस्ट के लिए वेपन्स और एमुनिशन लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, ये तो कंफर्म बात है कि ड्रोन से ड्रग भी आ रहा है, ड्रोन से वेपन्स भी आ रहे हैं। तो ये मतलब पहले जो पंजाब बॉर्डर तक लिमिटेड, ये पंजाब बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है जड़। हाँ, मैंने कहा भी है पहले कि पंजाब बॉर्डर से भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उनके इनकाउंटर्स भी हुए। ये ट्रक में घुसते हैं, ट्रक में बड़ी बड़ी कैविटीज बनाई होती है, जो ट्रांसपोर्ट ट्रक्स होते हैं, उसमें छुप के आते हैं, असला लेके 4-4, 5-5 उसमें छुपे होते हैं। क्योंकि इनकाउंटर्स हुए उनके नगरोटा साइड नेशनल हाईवे पर। कोई जो ट्रक पकड़ा गया उसमें बैठे हुए थे बीच में, और वो पंजाब बॉर्डर से आए हैं। अब भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं लेटेस्ट एनकाउंटर के बाद, कि जो ये 3-4 टेररिस्ट ने, हमारे लड़के, हमारे 10 RR के जो कैप्टन ब्रजेश थापा वाला था, उन्होंने लोकल से जब संपर्क किया था टेररिस्ट ने, तो उन्होंने कहा था हम पंजाब साइड से इन्फिल्ट्रेट करके आए। तो ये देखिए कि जो नार्को मतलब नार्को का जो नेटवर्क है, और नार्को टेररिज्म का नेटवर्क बहुत डीप और वाइड होता है, क्योंकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये पैसे और ड्रग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। पंजाब में सर वही तो हुआ, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है बिकॉज ऑफ ड्रग्स, और जो वहां से आते हैं उसमें सबका हिस्सा है। आपको याद होगा कि 2016 इंडियन एयरफोर्स पठानकोट अटैक के बिल्डअप में पंजाब पुलिस का SP सलविंदर सिंह अरेस्ट हुआ था। वो टेररिस्ट को लेके आ रहा था। इतने हाई लेवल तक वो एक्ट उनकी, ही वाज अ ओवरग्राउंड वर्कर फॉर देम। सो ये नार्को टेररिज्म में एक तो पैसा बहुत है, इसी पैसे से ही अपने इन्फॉर्मर, OGW ओवरग्राउंड वर्कर, जिन्होंने शेल्टर देना है, खाना बनाना है, उनको ये पे करते हैं। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ। पिछले साल इन्होंने पूंछ या राजौरी में ओवरग्राउंड वर्कर 2 पकड़े। एक का नाम था आई थिंक निसार अहमद। जब उसकी इंटरोगेशन हुई तो उसने बताया कि टेररिस्ट के लिए मैंने पहले गुफा बनाई माउंटेन्स में। मैंने कहा ये गुफा ठीक है, अच्छी हाइड है, इसमें छुप सकते हैं। उसको मैंने सारा शीट शूट जो भी बनानी थी बनाई। मेरे को उन्होंने 98,000 रुपीज़ दिए। उसके बाद ये निसार ने बताया NIA को, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को, कि जब पूंछ में 2023 अप्रैल में 49 RR के ट्रक पर हमला किया, जिस दिन बारिश हो रही थी, बड़ा खतरनाक वीडियो भी इन्होंने रिलीज किया था। उसके 2 दिन पहले टेररिस्ट मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे को 100 रोटी बना के दो। तो मैंने उनको 100 रोटियां बना के दी थी। अब बात ये आती है कि क्या हमारी मजबूरी है कि आज इतने हमारे पर हमले हो रहे हैं, इतने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, यंग अफसर्स से शहीद हो रहे हैं। 6 तो हमारे ऑफिसर्स ही गुजर गए ना। 2021 अक्टूबर से 6 ऑफिसर्स हैव डाइड, इंक्लूडिंग 1 कमांडिंग ऑफिसर, इंक्लूडिंग 1 DSP ऑफ पुलिस। जो मेरी समझ है कि जो चाइना ने LAC पर प्रेशर बिल्डअप किया है, उससे हमारी पूरी जो स्ट्रैटेजिक
अटेंशन है वो हो गई है डिवाइड। उसी कारण हमने रियासी उधमपुर की जो यूनिफॉर्म फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स की डिवीजन लेवल फॉर्मेशन थी, उसको उठा के हमने गलवान साइड लद्दाख में भेज दिया था जब गलवान क्लैश हुआ था। बिकॉज मिलिट्री प्रेशर LAC पर इतना ज़्यादा आ गया है, और ये सिर्फ लद्दाख में नहीं, चाइनीज़ PLA का प्रेशर हिमाचल में भी बिल्ड कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी, नेपाल बॉर्डर पर भी, सिक्किम में भी, अरुणाचल में भी, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए भूटान पर, क्योंकि भूटान हमारी एक स्ट्रेटजिक एलाई है, उनके साथ हमारी ट्रीटी है। तो चाइना ने उन पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर डाला है। अब इस मिलिट्री प्रेशर के कारण, क्योंकि हमारी फोर्सेस चाइना की तरफ चल पड़ी हैं, जैसे जो हमारा स्ट्राइक कोर है मेरठ वाला, हमने उसको रीओरिएंट, पहले पाकिस्तान के टारगेट पर था वो कि पाकिस्तान को हम ठोकेंगे, अब हमने चाइना की तरफ कर दिया। तो इसका ये कारण हुआ, अब ये इसका रिजल्ट हुआ कि अगर हम आज LOC को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं, तो हमारे को ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर खतरा है कि चाइना हमारे को अब LAC पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज कर देगा और हमारे से 2 फ्रंट संभाले नहीं जाएंगे। ये जड़ है आज की सिचुएशन का। अब सर कुछ एडवाइज़र्स हैं सरकार में जो जिनकी सुनी जा रही है, अपेरेंटली वो लोग कह रहे हैं कि अब वारफेयर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी हमको लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमको ड्रोन्स चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि सच बात है, टेक्नोलॉजी चाहिए। बट ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये सारी फॉर्मेशंस हमने इधर मूव कर दी, जब इधर ज़रूरत पड़ती है तो उधर कर देते हैं, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर पिछले 3-4 साल में हमने 2 लाख फौज कम भर्ती की है जो हम यूजुअली करते हैं, तो 2 लाख तो कम स्ट्रेंथ हो गई अब हमारी। और अभी अग्निवीर में 40-50 हज़ार हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 25% रखेंगे तो और कम हो जाएगी। तो क्या दिक्कत है? मतलब ये एडवाइजर्स का दिक्कत है, ये कितना मैन पावर कितना चाहिए इस माउंटेन के रीजन में? और हमारी तो सारी लड़ाई पहाड़ों की है। कहावत है फौज में कि माउंटेन्स ईट अप ट्रुप्स। कारगिल में जब हमने अटैक किए, प्रॉपर अटैक किए, तो हमने अटैक किए 1:15 रेशियो। तो अगर दुश्मन का एक सेक्शन, जहाँ एक प्लेटून बैठा है, 30 लड़कों का एक प्लेटून बैठा है, तो हम मोर देन अ बटालियन स्ट्रेंथ से अटैक करेंगे उसे, कि 15 टाइम ज़्यादा ट्रुप्स के साथ। सो जम्मू में, पर अरियान जो आपने सवाल रेज़ किया है टेक्नोलॉजी का, ये बहुत क्रिटिकल इशू। देखिए, जम्मू को और डिवीज़न को हम लेंगे तो हम कहते हैं जी ड्रोन्स यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो। अब ड्रोन्स की इफेक्टिवनेस बहुत घट है, क्योंकि जंगल बहुत गहरे हैं, गुफाएं हैं, ब्रोकन ग्राउंड है, झाड़ बहुत है, वहाँ पे थर्मल सेंसर्स यूज़ नहीं कर सकते भाई। उसके लिए फिर आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कितने बड़े लेवल पर कर, और हैं ये 3-3, 4-4। See, you also have to see Army's budgetary allocation ना, सारी budgetary allocation सैलरी और पेंशन बिल्स में जा रही है। कैपिटलाइज एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए कितने फंड्स लगे? लोग कहते हैं आर्मर्ड कार्स आर्मी को, तो यस, बट पता कितना पैसा लगेगा? आर्मी की कितनी मूवमेंट है? सो लेट अस कम बैक टू द टेक्नोलॉजी पॉइंट विच पीपल शुड अंडरस्टैंड। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है जी, आप ड्रोन्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे, आप आर्मर्ड कार्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे, आपकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट क्यों नहीं है? तो ये एक जड़ है। सो पहले हम आएंगे ड्रोन्स जैसी एप्लीकेशंस को, आर्म ड्रोन्स। अब कश्मीर में तो ये इजी है टू यूज़ ड्रोन, खुला एरिया है, खेत हैं, टेररिस्ट घर से भागा, खेत में आ गया, ऊपर से ड्रोन ने उसे पकड़ लिया, ही इज कॉट। जम्मू में आपने अगर जंगल की आइडिया लगाओ, और जो कंडी एरिया जम्मू का, इतना झाड़ है कि वहाँ कुछ दिखता नहीं। गुफा में अंदर जाके छुप जाओ, क्या दिखेगा ड्रोन को? पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि आप पत्थरों के सामने तीसरा पत्थर लगा दो तो गुफा बन जाती है। ये जो लोग वहाँ ऑपरेट किए हैं उनको पता है कि पत्थर इतने बड़े हैं, तीसरा पत्थर लगा दो तो गुफा बन गई। अब बात आई कि ड्रोन्स की लिमिटेड एप्लीकेशन, अब बात आई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। हम कहते हैं जी हमारे पास इजरायली इंटरसेप्टर्स हैं, ये है, वो है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बड़ा। अब टेररिस्ट क्या कर रहे हैं? बिकॉज दे आर बीइंग हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, प्रोफेशनल पीपल। टेररिस्ट एक तो जो पुरानी कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते थे उनको छोड़ दिया उन्होंने, वो रेडियो सेट्स हमारे वाले यूज़ ही नहीं करते।
तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी टैप ही नहीं कर सकते। दूसरा, वो दूसरे यूज़ कर रहे हैं रेडियो मैसेंजर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते। तीसरा, वो चाइनीज़ सेट्स यूज़ कर रहे हैं जो चाइनीज़ ने पाकिस्तानी आर्मी के लिए बनाए और वो रिकवर किए हमने, ये इनके हाथों में। तो ये डायरेक्टली चाइनीज़ सेट जो है सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करता है, आप इसकी इंटरसेप्शन नहीं कर सकते। फिर ये क्या कर रहे हैं, एक और बड़ी चतुर चीज़ कर रहे हैं, ये जैसे लोकल्स हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, उसका मोबाइल ले लेंगे, उसके मोबाइल से वो अपने दूसरे बंदे से बात करेंगे, वो भी लोकल का मोबाइल है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आर्मी को क्या पता कि टेररिस्ट यूज कर रहा है मेरा मोबाइल। सी हाउ क्लेवर दे आर। सो इन्होंने फिर दे आर यूजिंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन डिवाइस। नेविगेशन के साथ उनको ये पता लग जाता है कि पहाड़ों में से, जंगलों में से हमने कैसे भागना है और कैसे आना है, अप्रोच कैसे करना है। उसको कहते हैं एल्पाइन, उसका नाम है एल्पाइन। तो वो ऑफलाइन है, वो इंटरनेट यूज नहीं करती। उसमें सारे रूट्स फीड किए हुए हैं। तो जैसे अब इन्होंने एम्बुश किया हमारे बंदों को, फायर किया, 5 मिनट 7 मिनट फायर, इतने ज़्यादा नहीं करते। अब इनको पता है, उन्होंने देखा कि ये रूट है, इससे हमने एग्जिट करना है, तो ये एग्जैक्ट रूट लेके भागते हैं। तो अब इसमें बात ये आती है कि अगर टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स, कम्युनिकेशन, इंटरसेप्शन सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहे, तो आप फिर किस चीज पर रिलाई करोगे? आप रिलाई करोगे ह्यूमन बींग्स पर। उसका मतलब कि आपको लोगों के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लोगों की इज्जत करनी पड़ती है। आपको अगर लोगों को कहोगे कि ये तो जी एंटी नेशनल जमांद्रू हैं, जहां इनकी जात और धर्म कुछ और है, ये तो ये देशद्रोही हैं, अपने मन में घृणा रखोगे तो आप इनसे संपर्क नहीं पा पाओगे। दूसरा, इंटेलिजेंस में आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं। आपको जो इन्फॉर्मर उनके लिए काम कर रहा है टेररिस्ट के लिए, उसको ज़्यादा पैसे दो, वो आपको बता देगा, डबल क्रॉस करेगा। उस पर हम पैसा खर्चने करने को तैयार नहीं है। अब भाई देखिए, और इसका मैं आप भी कह रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि 11 एम्बुशेस तो मैंने ही एनालाइज किए हैं, जहां ये हमारे ट्रेंड आर्मी को मार के भाग रहे हैं और उनके साथ बाद में कांटेक्ट भी नहीं होता है, पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। जैसे हवा में धुआं गायब हो जाता है, भी वैसे गायब हो रहे हैं, और ये हर बार ही हो रहा है। तो इसका यही मतलब है कि हमारी जो ग्रिप ऑन द लोकल पॉपुलेशन, ऑन द पीपल, और उसके पीछे एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है। इट इज़ बीइंग रन बाय द ब्यूरोक्रेसी, बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द ब्यूरोक्रेसी। आज लोग चीफ सेक्रेटरी को कैसे मिल सकते हैं? आम आदमी चीफ सेक्रेटरी को मिल सकता है, आम आदमी एडवाइजर टू द गवर्नर को मिल सकता है? सुनते ही नहीं वो लोग। लोगों की ग्रीवेंस सुनता है हल्के का एमएलए, उसका ग्रीवेंस सुनता है मंत्री, क्योंकि मंत्री ने उसके पास वोट के लिए जाना। तो मंत्री कहेगा यार इनकी प्रॉब्लम है, चीफ सेक्रेटरी को फोन करेगा, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और कश्मीर में अभी ये कम है, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल हुआ है वहाँ पे कश्मीर में इतना दिक्कत नहीं है। लोकल पॉपुलेशन जो जम्मू की है वो तो एकदम ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। कश्मीर में भी है फ्रस्ट्रेशन, ये अभी बाहर नहीं आई क्योंकि लोग बहुत थक गए हैं, लोग फटीग हो गए मिलिटेंसी से। दे आर सेइंग कि चलो अभी ठंडे रहो, एटलीस्ट पीस तो है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टूरिज्म आ रहा है, पैसे बन रहे हैं, ठीक है, हमारी बात कोई नहीं सुनता, वो दूसरी बात है। तो अभी वो ठंडे हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखो, 1947 से ही ले लो, तो इसमें ये आया है कि इतनी वायलेंस हुई है, 4 तो जंग हुए हैं यहाँ, राइट। ये होता है कश्मीर में कि कुछ साल ठंड पड़ जाती है तो सब कहते हैं देखो जी हमने कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, सब ठंडा पड़ गया, सब ट्रुप्स को इधर उधर करके सो जाते हैं। फिर कश्मीर में जैसे कुंभकर्ण जैसे ही ये नींद से उठता और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसकी जो कश्मीर की हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री बहुत ट्रबल्ड है कश्मीर की। आर्टिकल 370 तो हमने धारा निकाल दी, ठीक है, वो अच्छी बात करी हमने, लेकिन दूसरे फैक्टर्स जो कश्मीर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जम्मू कश्मीर को, वो तो चेंज नहीं हुए। क्या हमने चाइना को हटा दिया? क्या हमने पाकिस्तान को हटा दिया?
क्या हमने जो बॉर्डर है चाइना और पाकिस्तान को, उसको नेगोशिएट करके सेटल करके इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया? क्या हमने टेरेन बदल दिया? जो डिफिकल्ट टेरेन है हमारा, LOC का टेरेन इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाता है, LAC का टेरेन उससे भी ऊंची पहाड़ों पर जाता है, क्या हमने वो टेरेन बदल दिया? वो तो डिफिकल्टी रहेगी, राइट? जो डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर की, क्या हमने उससे बदल दिया? क्या आज मैं इनको पूछना चाहता हूं, आज जो हमारे पंडित हैं जो कश्मीर से निकाले गए, कितने साल हो गए हैं कश्मीर से निकाले गए, क्या आज हम उनको रिहेबिलिटेट कर सकें? सबसे बड़ा सवाल मैं सरकार को यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट किया है? इनफैक्ट कश्मीरी पंडित तो वहां से भागने को तैयार है ज़्यादा, क्योंकि सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है उनकी। तो मतलब आर्टिकल 370 हटा के थोड़ा कंप्लेसेंट हो गए हम। आर्टिकल 370 को इन्होंने प्रोजेक्ट किया जैसे ये एक सोल्यूशन है कश्मीर के लिए। इट इज़ अ गुड स्टेप, इट इज़ बिगिनिंग। इन्होंने उसके बाद आर्टिकल 370 हटा के इन्होंने जो कश्मीर में टेररिज्म के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, फाइनेंशियल नेटवर्क थे, नार्को सिंडिकेट थे, बड़ा ज़बरदस्त और इफेक्टिव हमला किया, तोड़ दी इनकी जिधर पीठ। ठीक है, तो उनके अब कश्मीर में इनकी ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि कश्मीर नाम कश्मीर, तो आर्मी इज़ मोर अलर्ट, इनके ड्रिल्स मोर इफेक्टिव हैं, एम्बुश करते हैं, कॉन्वॉय मूवमेंट पर ध्यान रखते हैं, निगरानी रखते हैं, तो दे आर मोर अलर्ट। सर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी फोकस जो है सरकार का, हाँ, वो भी कश्मीर पे ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो जम्मू में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कोई भी काम नहीं हो रहा है उनका। जैसे राशन कार्ड भी बनवाना है तो वो भी नहीं बन रहा है, जो अमीर है उनका बन जाता है, उनका बेचारों का, गरीबों का नहीं बन रहा है। और ये जो रोशनी एक्ट और ये, इससे भी काफ़ी ये गुस्सा है लोगों में वहाँ पे। बट अब बात ये आती है कि जो जम्मू में हम बोलते हैं कि यहाँ पे तो हिंदू मेजोरिटी है, तो यहाँ पे लोकल सपोर्ट जो शायद राजौरी पुंछ में मिल सकता था या फिर आपको कश्मीर में मिल सकता था, वो यहाँ पे कैसे मिल रहा है? कठुआ में कैसे मिल रहा है? डोडा में तो फिर भी आप कह सकते हो, लेकिन रियासी और ये वाला उधमपुर वाला ये जो बेल्ट है, यहाँ पे तो लोकल पॉपुलेशन भी हिंदू है, तो नहीं, यहाँ सारी नहीं है, दूसरी पॉपुलेशन भी सब्सटेंसिव है, मेजॉरिटी में नहीं है पर सब्सटेंसिव है। और जो गुजर बकरवाल हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं। और जम्मू में जो खतरा है वो है कम्युनल वायलेंस का, बिकॉज हिंदूज आर इन गुड नंबर्स, मेजॉरिटी में है ओवरऑल, पर दूसरे भी वो भी घटनी है। तो टेररिस्ट की जो गेम प्लान ISI की अब है, जैसे इन्होंने रियासी में पिलग्रिम्स की जो श्रद्धालु हमारे शिव खोड़ी टेम्पल के में गए थे उनको अटैक किया। उससे पहले जनवरी 2023 में इन्होंने वहाँ विलेज, उसका नाम है जम्मू डिवीज़न में, के से स्टार्ट होता है, उसमें इन्होंने 7 हिंदू मारे, आधार कार्ड देख के 7 मारे, राइट? तो इससे क्या हुआ कि लोग भड़के, जम्मू में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होगी। तो ISI ये आग लगाना चाह रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इस देश के लिए इस जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो माहौल आ रहा है वो इस देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ISI में ये थिंकिंग है कि अगर इंडिया में कम्युनल पॉलिटिक्स आ गई तो हमारे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें सिर्फ एक कहीं आग लगाने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। और ये रेस्ट अपने बीच में लड़ लेंगे। 0.5 फ्रंट वॉर। हाँ, ये 0.5 वाला जो है 2.5 में से ये 0.5 है, और इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। जब आपकी समाज में बीच में ही पोलराइजेशन है या फूट है, तो ये आप एक्सटर्नली अपनी पावर प्रोजेक्शन जो है वो वीकन हो जाती है। इट वीकन्स कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर व्हेन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इज पोलराइज्ड और डिवाइडेड ऑन कम्युनल लाइंस। क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स समाज है, हर धर्म, हर जाति, हर धर्म में डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर आप उसको एक होमोजेनाइज करके एक चीज़ बनाना चाहो और एक व्यू प्रवेल करे तो उसमें फिर फूट पड़ेगी, और ये पड़ ही रही है। वो तो सिर्फ कम्युनल क्या है, वो तो नॉर्थ साउथ भी खेल रहे हैं, बिल्कुल वो तो नॉर्थ ईस्ट भी खेल रहे हैं, तो वो तो पूरा अपना करेंगे। तो लेट अस कम बैक टू दी ISI गेम प्लान। वो मुझे जानता हूँ कि मैंने पाकिस्तानी इनके व्यूज़ पढ़े हैं, और वो कहते हैं कि ये अगर ऐसी पॉलिटिक्स चलती रहे तो ये हमारे को सूट करती है। तो अब इनका क्या मतलब, अब ये तो दिख रहा है कम से कम कि टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक लेवल पे पाकिस्तान और चाइना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो आपने कहा कि जो
भारत का भी जो स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल लेवल, हाँ ऑपरेशनल लेवल तक, टैक्टिकल लेवल पर पाकिस्तान कर रहा है। उनको वो कर दिया ना, उनको सब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वो कर दिया। इनेबल कर रहे हैं विद समथिंग लाइक ग्रेनेड्स, चाइनीज ग्रेनेड्स, चाइनीज आर्मर्ड को आर्मर पियर्सिंग automatic weapon rounds, Chinese radio set, the sets which are very sophisticated, ठीक है, Chinese drones, and China जो LOC इंडिया के साथ पाकिस्तान की लगती है उस पर ये मदद कर रहे हैं इन बिल्डिंग अप डिफेंसेस एंड गेटिंग द मोर टेक्नोलॉजी से, जैसे ऑप्टिक फाइबर ले कर रहे हैं, जो 155 मिलीमीटर हॉबिट्सर है, बड़ी पावरफुल वेपन है आर्टिलरी फायरिंग में, वो पाकिस्तान को इन्होंने दी है अलॉन्ग द LC, वो लगाई इन्होंने डिप्लॉय करी हुई है। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का आर्टिलरी का जो बैलेंस है वो इक्वलाइज कर रहे हैं, राइट। फिर जो पाकिस्तानी डिफेंसेस हैं ऑन LOC उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ एंड एट द स्ट्रैटेजिक लेवल दी पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्रीज हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, वो जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस, जॉइंट कमांड्स। सो पाकिस्तानी ऑफिसर्स चाइना में गए हुए हैं ऑन डेपुटेशन, वो चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन में बैठे हैं, चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड जो इंडिया के खिलाफ बैठा हुआ है उसके अंदर बैठे हुए हैं, राइट। सो इनकी लेवल ऑफ सिनर्जी इंक्रीज कर रही है एट द स्ट्रैटेजिक एंड द ऑपरेशनल लेवल्स। टैक्टिकल लेवल पर पाकिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है, कन्वेंशनल लेवल पर चाइना इंडिया पर मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऑन LOC। तो ये एक किस्म की 2.5 फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन, प्रेशर जो हुआ है उसका वो बिल्ड कर रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है हमारी मिलिट्री के लिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए? सॉल्यूशन बहुत, इसमें सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखनी है कि वी हैव टू बिल्ड मिलिट्री पावर, कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस इज नॉट वर्किंग। उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास भी हैं। सो वी आर बैक टू कन्वेंशनल। सो वही लेसन ऑफ हिस्ट्री यही आ रहा है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग डज नॉट प्रिवेंट कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। So, to tackle conventional conflicts under a nuclear overhang, you have to build military power. So, हमारी 2 active military lines हैं with Pakistan from Jammu border, लद्दाख तक जाके, उसके बाद चाइना के साथ शुरू हो जाता है, वो भूटान तक जाती है मिलिट्री लाइन, all across our mountains. तो इसको हमने कैसे टैकल करना है? इसको हमने टैकल करना है बाय बिल्डिंग मिलिट्री पावर। उसके लिए हमें बजट चाहिए, बजट हम देने को तैयार नहीं है। 1.5% ऑफ GDP इज द डिफेंस बजट, और उसमें से बहुत बड़ा जो हिस्सा है बजट का, डिफेंस बजट का, वो सैलरीज एंड पेंशन में जा रहा है। सर सैलरी पेंशन को दो तो परसेंटेज बढ़ेगा, अगर आप 2.5% खर्च करना लग जाओगे तो परसेंटेज तो अपने आप ही कम आ जाएगा। बट द मेन प्रॉब्लम इज हम खर्च ही नहीं करना चाह रहे हैं, हम एलोकेट ही नहीं करना चाह रहे। मेरे ख्याल से 10 साल से उसी पे स्टक है, 1.5। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये गवर्नमेंट जो है ये ज़्यादा रिलाई कर रही है ऑन डिप्लोमेसी टू कीप द बॉर्डर्स क्वाइट एज फार एज दे कैन डू एंड नॉट टेक अ कन्फ्रंटेशन विद दी पाकिस्तान एंड चाइना। अब यही है ना, हम पाकिस्तान और चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाह रहे, हम उनसे डिप्लोमेसी से डील कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे हैं, अगर चाइना प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे हैं। हमने बफर जोन बना लिए हैं LAC पर। बफर जोन का आपको पता ही है कि जो वहाँ चाइनीज़ अंदर आके बैठ गए थे, अब उस जोन में हम पेट्रोल नहीं भेज सकते, अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, सड़क नहीं बना सकते, अपने जो चला रहे हैं, जो ग्रेजियर हैं, उनको हम अंदर नहीं जाने दे रहे अपनी टेरिटरी में। पाकिस्तान के साथ हमने सीज़ फायर कर दिया है, वो मारे जा रहे हैं हमारे टेररिज्म। हमने कहा था जी ये पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी। तो अब टेररिज्म तो उनका चल रहा है, हम अब क्यों नहीं कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स? क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मैंने, चाइना वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर नॉट रेडी, बेसिकली वी डोंट हैव द मिलिट्री पावर टू फेस अ 2.5 फ्रंट वॉर। तो ये बिल्डअप कैसे होगा? लाइक कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? तो पहले तो बजट, पैसे ज़्यादा, मॉडर्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न वॉरफेयर, इन ड्रोन्स, swarm drones, conventional acquisitions, more। अब हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट कितने घट हो गए?
36 रफाले लिए थे, उसके बाद नथिंग। तेजस अभी इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मोटी मोटी बातें। वी आर डोंट हैव द मिलिट्री पावर और द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर टू टेक अ 2.5 फ्रंट वॉर फ्रंट इक्वली के चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं। वो नहीं है। ये सच तो ये है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हमारी 56 इंच छाती है, ये है वो। सर ऑपरेशनली भी क्योंकि आपने काफ़ी ऑपरेशंस में आप गए हो फ्रंट लाइन ट्रूप्स के साथ, आपको पता है ज्योग्राफी कैसे है जम्मू की। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में आपने एक तरीके से एज अ जर्नलिस्ट आपने पार्टिसिपेट किया है। आपके हिसाब से क्या हम ऑपरेशनल मिस्टेक्स जम्मू में कर रहे हैं? क्योंकि बात हो रही है कि क्या हम एक आर्मी के जो नीचे वाले ट्रूप्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इसी चक्कर में वो ज़्यादा ऑपरेशंस जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। देखो, पहला तो है कि बिकॉज आर्मी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और एम्बैरेसमेंट हो रही है कि एम्बुशेस में हमारे जवान मरी जा रहे हैं और ये टेररिस्ट कोई नहीं मर रहा, लाइक इक्का दुक्का। तो प्रेशर बिल्डअप आ रहा है फ्रॉम हायर कमांड ऑन टू जो हमारे ग्राउंड में जवान और अफसर हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम्हारे एरिया में घूम के मार रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो उस प्रेशर से फिर कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हम ऐसे ऑपरेशन में घुस जाते हैं जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था, राइट। पर हम ये भी नहीं हो सकते हम प्रोएक्टिव ना हुए, क्योंकि अगर हम प्रोएक्टिव ना हुए तो टेररिस्ट तो फिर घूमता रहेगा, फिर वो फिर स्ट्राइक करेगा। हमने भी उस पर प्रेशर बिल्ड करके रखना। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो टेररिस्ट जो है वो एम्बुश कर रहा है ज़्यादा रोड्स पर। तो हमने रोड्स की प्रोटेक्शन में ठीक से डिप्लॉयमेंट्स नहीं करी। और अब जो मैंने अभी पढ़ रहा हूँ कि अब ये बात समझी जा रही है और इन्होंने कोई 48-50 पॉइंट्स ढूंढे हैं जम्मू में जो रोड्स के ऊपर हैं, जहाँ ये रोड्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट करेंगे कि एम्बुश ना हो, जो वल्नरेबल एरियाज हैं। पर अब कर रहे हैं 3 सालों के बाद, जब 3 साल से एम्बुश चल रहे हैं। जब तक आप रोड की फ्लैंक्स को जो प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो एम्बुश तो होगा। रोड कहते हैं गार्डिंग द कम्युनिकेशन फ्लैंक्स, और वो मुश्किल भी, टास्क इजी नहीं है, क्योंकि सड़कें जम्मू में टूटी हुई हैं, सारी पहाड़ों में टूटी हुई हैं, मडी रोड्स हैं, स्लो चलता है व्हीकल, बेंड्स बड़े हैं, हेयर पिन बेंड्स हैं, जंगल ऐसे आता है रोड तक। तो बट देन यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन ना। आपको लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स भेजने हैं, और ये आज की बात नहीं है। 1990s और 2001, 2003, 2004 तक जम्मू रीजन में ये एम्बुशेस होते थे सेम। तो आर्मी ने उस टाइम ये सोल्यूशन ढूंढा था कि बहुत हेविली आर्म्ड पेट्रोल्स को ये भेजते थे। ये नहीं कि 5-6 की नफरी, 22 सेक्शन स्ट्रेंथ से ज़्यादा, और उनको रॉकेट लॉन्चर देते थे साथ, 2 LMG, कि अगर मुठभेड़ होगी तो ये भी ठोक देंगे नहीं। ये नहीं कि 5-6 लड़के भेजने, वो उनको एम्बुश करके एकदम मरते। वो अच्छी तकड़ी स्ट्रेंथ में, क्योंकि उस टाइम भी एम्बुशेस हो रहे थे। उस टाइम भी पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स अंदर आ रहे थे, वो मिले हुए थे टेररिस्ट के साथ। ये नई बात नहीं है पाकिस्तानी सोल्जर्स आ रहे हैं SSG के। दैट टाइम ऑल्सो देखो, मैंने लेख लिखे थे उस टाइम, मैं जब जम्मू कश्मीर में होता था, मैंने आर्टिकल्स लिखे थे कि ये पाकिस्तानी सोल्जर मरा है, उसका ID कार्ड मिला है यहाँ, ये ऑफिसर आया था, ये मरा है यहाँ। तो हमने जो रोड्स की प्रोटेक्शन नहीं करी, हमने प्रेशर भी हम बिल्डअप कर रहे हैं ग्राउंड ट्रूप्स के, फटाफट करो, मारो इनको, ख़त्म करो, किल्स लेके आओ हमारे लिए। ये भी एक प्रेशर वर्क करता है। एंड अल्टीमेटली तो बात वहीं आ जाती है ना कि आपकी ग्राउंड सिचुएशन पर आपकी कनेक्ट होनी चाहिए। टेररिस्ट को एग्जैक्टली पता है कि आर्मी की मूवमेंट कब है, ये रोड ख़राब है, इस रोड जब आएगी व्हीकल, आर्मी का कॉन्वॉय आएगा तो 10-15 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलेगा। इसके आगे के बेंड है, वहाँ कलवर्ट है, वहाँ हम छुप सकते हैं, राइट। उनको एग्जैक्टली ग्राउंड पता है। उनको पता है जब हमने फायर खोल लिया, उसके बाद हमने इस रूट को लेके भागना है जिसमें हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तो अब ये बताइए मुझे कि हमारी फौज का ग्राउंड से साथ कनेक्ट बेटर है कि टेररिस्ट का बेटर है? जिसका बेटर होगा वो जीतेगा। और ल्योर करके मार रहे हैं, इतना टाइम है इनके पास, वीडियो बना रहे हैं ये लोग। यस, वीडियो बना रहे हैं। जो 48RR का इन्होंने वीडियो बनाया था दिसंबर 21 को 3:26 दोपहर को अटैक शुरू हुआ था इनका। और मैंने उस पर एक लेख लिखा था, बड़ी डिटेल में मैंने एक्सपोज किया था इनके नेटवर्क क्या है ओवरग्राउंड, बहुत डिटेल में। तो
उन्होंने वो वीडियो बनाया, उस वीडियो में हमारे 2 लड़कों का सिर काट के दिखाए हैं उन्होंने उस वीडियो में, और उसके बाद बड़े आराम से वो अपना वीडियो लेते लेते वहाँ से चले गए। एंड दे वर यूजिंग M4 कार्बाइंस विद असॉल्ट राइफल्स, जो AK सीरीज काइंड होती ना, चाइनीज़ 56 टाइप एंड ऑल दैट, PDM 90 जो कहते हैं, वो रोमानियन बिल्ट है, वो बड़ी अच्छी रेट ऑफ फायर है उसका, जैम नहीं होती, आर्मर पियर्सिंग राउंड्स हैं, तो वो तो कोई बच नहीं सकता। ये ग्राउंड की जब सिचुएशन स्टेबलाइज होएगी, हमारी इंटेलिजेंस बेटर होएगी, हम ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्सपोज करके उनको अरेस्ट करके जेल में डालेंगे, तब जाके ये एम्बुशेस की फ्रीक्वेंसी घट होगी। अब इसमें सर चैलेंज ये, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, ये कुछ साल के बाद ये नया ऑपरेशनल टैक्टिक्स अपनाएंगे। जब हम सो जाएंगे ना, फिर जब हम मिठाई बांटेंगे कि कश्मीर को हमने शांत कर दिया, तब ये फिर आके हमले शुरू करेंगे एक डिफरेंट तरीके से। क्योंकि पहले क्या होता था, बड़े बड़े ग्रुप आते थे टेररिस्ट के, 14, 15, 12, 16, 18। अब इनके मॉड्यूल छोटे हैं, 2 या 3 बस, हाईली ट्रेंड, हाईली मोटिवेटेड, वेरी गुड इक्विपमेंट, बस के 2 या 3 रहेंगे तो उनकी डिटेक्शन बड़ी मुश्किल है। जब 15 का ग्रुप चल रहा है तो एकदम पता चल जाता है, 2-3 तो इधर उधर हो जाते हैं। तो देखो, टैक्टिक्स अपनी चेंज करते रहते हैं, दे सी कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है, स्टडी करते हैं, टैक्टिक्स चेंज करते हैं। ऑन ग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो आपने बात की, अब जैसे ब्रिगेडियर आचार्य जो थे RR में, राजौरी में, उन्होंने जो एक्शन लिया, जो उनकी अंडर जो एक्शन लिए 13 सेक्टर के कमांडर, 13 सेक्टर RR जी, तो जो उसके बाद जो हुआ पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस उस चीज़ के, तो अब क्या करें? क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, जब उनके खिलाफ एक्शन लेते हो तो पूरा जो लोकल पॉपुलेशन है वो खिलाफ हो जाती है। देन हाउ डू यू विन द सपोर्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन? अगर वो टेररिस्ट के साथ मिले कि उनको पनिश करते हो तो आपके ऊपर बैक वो हो जाता है वापस। देखिए, ब्रिगेडियर आचार्य की एक फेलियर रही थी उस टाइम पर, इट वाज कॉल्ड अ कमांड एंड कंट्रोल फेलियर। वो ये रही कि 48 RR के लड़के बहुत भड़के हुए थे, इमोशनली चार्ज थे, क्योंकि एक तो एम्बुश हुआ, 4 लड़के गए और वो सारे भागे, टेररिस्ट पकड़ के नहीं गए, दूसरे 2 उनके 2 लड़कों के सिर काट के ले गए। तो ये पूरे यूनिट में बहुत ही इमोशनल हो गए। जब फौजी इमोशनल हो जाते हैं तो फिर वो कोई ना कोई गलत काम कर देते हैं। तो ब्रिगेडियर आचार्य, बिकॉज जो कमांडिंग ऑफिसर था 48 RR का यूनिट का, वो लीव पर था, 2IC वॉज इन चार्ज। तो ब्रिगेडियर आचार्य को ये चाहिए था कि जो इंटेरोगेशन करनी थी वो किसी और यूनिट को देते। सो इंटेरोगेशन में आपने इंफॉर्मेशन ही निकाल लेनी थी और सफाई से काम करना था। अब इतने भड़के हुए थे लोग, ये 48 RR के हमारे जवान, आफ्टर जब सर काट दी उनका, और जब इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने इंटेरोगेशन इतनी बुरी तरह करी कि उनको मार ही दिया। अगर यूनिट जो दूसरी है, जो नॉट, जिसके साथ ये नहीं हुआ हादसा, तो वो थोड़े ठंडे दिमाग से करेगी। उसके साथ ये हुआ कि मामला डीरेल होकर दूसरी तरफ चला गया, और इंस्टेड ऑफ दी ऑपरेशन के जो पता लगाया और उनको चेज करके टेररिस्ट को मारो, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होगी उन पर। और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गई, क्योंकि इलेक्शंस आने थे लोकसभा के, तो ये गुज्जर कम्युनिटी और बकरवाल कम्युनिटी थी जिसको हमने अपने साथ रखना था पॉलिटिकली। तो हमने इनको जाके OGW वर्कर्स जो मरे थे 3, उनकी फैमिलीज़ को जाके आर्मी ने 10 लाख दिए, गवर्नमेंट ने 5 लाख दिए। फिर बाद में JK गवर्नमेंट ने एक नौकरी दी, एक कैनाल लैंड दिया तीनों फैमिलीज़ को जो मरे थे 3 लड़के OGW, और वो तीनों OGW लड़के एम्बुश में इन्वॉल्व थे, जिसमें हमारे सोल्जर्स का सर काटा गया। सर काटा, वो साइट पर दिखे थे। उसके बाद आर्मी के टॉप ऑफिसर्स उस गांव में जाके उनसे बातें कर रहे हैं, उनको हमदर्दी कर रहे हैं OGW वर्कर्स के साथ। तो ये कैसे संभालेंगे फिर आर्मी? ये सिग्नल क्या जाता है आर्मी को? क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? सोल्यूशन तो बहुत सिंपल है इसका, कि लोगों को अपने साथ रखो। ये तो गोल्डन रूल ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन काउंटर इंसर्जेंसी इज़ द पीपल। जिस साइड पीपल होगे, उस साइड, वो साइड की जीत होगी। जिस दिन
लोग आपके साथ हो जाएंगे, टेररिस्ट को 2 दिन भी नहीं यहाँ टिकेंगे, 2 दिन नहीं टिक सकते। चलिए सर, होपफुली मिलिट्री लीडरशिप एज वेल एज पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ लेसन्स लेगी जो कुछ हुआ है। वेल होपफुली यस, बट जैसे पॉलिटिक्स चल रही है और सोच चल रहे हैं, हमारी फैसिनेशन ज़्यादा इजराइल की तरफ रहती है, तो मुझे लगता है अगर हम ऐसी एग्जांपल लेके चलेंगे तो शायद हमें ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वी कैन होप फॉर द बेस्ट। और आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा इशू। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते।